आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट। ठीक, जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट की बात करते हैं, प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट यानी कि भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग। ठीक है, जो प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट है, राष्ट्रपति का महाभियोग है, ये हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। ठीक, अब जब हम प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट को डिस्कस करते हैं तो भारत के संविधान में प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट एक बहुत ही विशेष और एक यूनिक में टॉपिक भी है, और इसको हमें बहुत अच्छे से इसका जो पूरा एक प्रोसेस है, एक मेथड है, इसको आपको ब्रीफ में समझना होगा। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 61 में आएगा। ठीक है, ध्यान रखना भाई, आर्टिकल 61 एक बहुत बेसिक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, मतलब किसी भी एग्जाम में आप देखोगे बिल्कुल एक नंबर, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि आर्टिकल 61 किससे रिलेट है, तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, या फिर इसको ऐसे भी क्वेश्चन क्रॉस करके भी पूछा जा सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 61। मतलब बिल्कुल आपको आंख बंद करके रटा हुआ होना चाहिए आर्टिकल 61 रिलेटेड टू प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट। ठीक, अब यहाँ से इसको आपको थोड़ा सा बेसिक से समझना होगा। जब हम राष्ट्रपति के महाभियोग की बात करते हैं, इम्पीचमेंट की बात करते हैं, तो थोड़ा सा आपने अगर पहले डिटेल में इसको समझा होगा, अदरवाइज हम इस टॉपिक की जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है उसकी भी एक क्लास डिस्कस करेंगे कि जो भारत के राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है, जो उसका एक निर्वाचक मंडल है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, उस मेथड को आप थोड़ा सा अगर समझेंगे तो भारत के राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है, निर्वाचन है, उसके लिए एक खुद में एक विशेष प्रक्रिया है जिसके लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट डिस्कस करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति का जब निर्वाचन किया जाता है, जब उसका एक चुनाव किया जाता है, तो उसके लिए एक पूरा कमेटी, एक समिति का गठन होता है जिसको हम प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज या फिर निर्वाचक मंडल बोलते हैं। जब हम इलेक्टोरल कॉलेज को समझते हैं, निर्वाचक मंडल को समझते हैं, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है, उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं, जब हम उसको देखते हैं तो प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में एक तो लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी इलेक्टेड मेंबर पार्ट लेते हैं। जब आप लोकसभा और राज्यसभा को समझते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य एमपीज कहलाते हैं। एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि सभी सदस्यों को सांसद कहा जाता है। और हमारे सेंटर में लोकसभा राज्यसभा में सभी सदस्य दो तरीके से सदन में हिस्सा लेते हैं, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड तरीके से। ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चे, जो व्यक्ति चुनाव लड़कर सत्ता में आता है इट इज कॉल्ड इलेक्टेड मेंबर, या फिर हम उनको निर्वाचित सदस्य बोलते हैं। और जिनका चुनाव सरकार, राष्ट्रपति, पूरा प्रोसेस आप उसको देखोगे अपने मन से उनका चुनाव करते हैं उनकी योग्यता के आधार पर, तो उसको हम मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर्स बोल देते हैं। अब लोकसभा राज्यसभा के केवल इलेक्टेड मेंबर ही प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। सभी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज, सभी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी कि जो विधान, अब यहाँ पर सभी स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं यानी कि विधानसभा हैं, उनके भी इलेक्टेड मेंबर ही प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। ठीक है, जैसे सेंटर में हमारे पास लोकसभा को हम कंपेयर कर देते हैं स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से। जब आप टॉपिक को इसको अलग से समझेंगे और ज्यादा ब्रीफ में इसको डिस्कस करेंगे, आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिए, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्ट नहीं लेते। स्टेट की जो सभी लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, लेजिस्लेटिव असेंबली सभी राज्यों की विधानसभाएं हैं, और सभी स्टेट की विधानसभा के भी केवल ओनली वर्ड, आप देखोगे क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ोगे तो ओनली वर्ड आएगा, बहुत ही मैटर करते हैं ये ओनली, मस्ट, ऐसे जो टर्म्स होती हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्ट लेते हैं। अब जब हम यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन में, तो सभी स्टेट की यूनियन टेरिटरीज में से केवल दो स्पेशल स्टेट, कौन कौन सी, एक तो आपकी पौंडीचेरी और दूसरी दिल्ली। ठीक है, पौंडीचेरी, इसका नया नाम पुदुचेरी है, पता होगा आपको। ठीक है, पुदुचेरी और जो दिल्ली है, इन दोनों की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्ट लेता है। हालांकि जो यूनियन टेरिटरीज का कॉन्सेप्ट है प्रेसिडेंट इलेक्शन में बाय द 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, यानी कि 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं। इतना हो सकता है आप खुद से कहीं पर पढ़ोगे तो वहां पर जून 1995 लिखा होगा,
तो दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिक आपको पता होना चाहिए। कुछ अगर डाउट आ रहा हो मन में, यहाँ पर क्या है, जो ये 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 70वां संविधान संशोधन 1992 है, ये क्या है, संशोधन है, अमेंडमेंट है। और जो जून 1995 है, ये क्या है, जिस टाइम से ये पहली बार इन्फोर्स यानी कि एक तरीके से एनफोर्स्ड हुआ था, लागू हुआ था। जून 1995 से किसी भी देश में या किसी भारत में किसी भी यूनियन टेरिटरी, पौंडी और दिल्ली ने प्रेसिडेंट इलेक्शन में भाग लिया था और ये एक तरीके से लॉ या अमेंडमेंट आया 1992 में। ठीक, अब थोड़ा सा भी आपको यहाँ पर समझना होगा, जब हम प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति के महाभियोग की, तो उसमें हमने थोड़ा सा ये इलेक्शन जो प्रोसेस देखा प्रेसिडेंट का, इससे हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट निकल के आता है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सेंटर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और हमारी दो जो यूनियन टेरिटरीज है, सभी के इलेक्टेड मेंबर्स पार्ट लेते हैं। जब आप प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट समझोगे तो सबसे पहला डिफरेंस, प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट में लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य यानी कि इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों भाग लेते हैं। सिंपल सा, इतना आपको ज्यादा डिटेल में एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको खुद से याद करना है तो सिंपल, लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य प्रेसिडेंट इलेक्शन में भाग लेते हैं। ठीक, अब जब प्रेसिडेंट उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट में भाग लेते हैं। ठीक है, इलेक्शन में केवल इलेक्टेड मेंबर। लेकिन जब आप इम्पीचमेंट में और ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो किसी भी स्टेट असेंबलीज, किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, सिंपल सी बात, किसी भी राज्य को ये अधिकार ही नहीं है कि प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में भाग ले सके या फिर राष्ट्रपति पर इस तरह का कोई स्टेटमेंट भी जारी कर सके। ठीक, अब दोबारा एक बार क्लियर कर देते हैं, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया और प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में केवल लोकसभा राज्यसभा ही भाग ले सकती है, हालांकि लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग में वे सदस्य भी भाग लेते हैं जिन्होंने इलेक्शन में भाग नहीं लिया था, जिनको हम बार बार थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में मनोनीत सदस्य या फिर नॉमिनेटेड मेंबर्स डिनोट कर रहे हैं। ठीक, अब थोड़ा सा इसको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑथेंटिक लैंग्वेज में ना समझकर आप थोड़ा सा इसको बिल्कुल इजीली आराम से समझो। भारत में राष्ट्रपति के महाभियोग की बात करें, यूएसए से हमने इसको बोरो किया। ठीक है, राष्ट्रपति का महाभियोग कोई बहुत ही ज्यादा एक सिंपल मेथड नहीं है। भारत का सर्वोच्च पद, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, जो राष्ट्रपति हमारे देश का सम्मान का सबसे बड़ा पद है या फिर हमारे देश का जो सबसे पहला नागरिक है, इसको हमें पद से हटाने के मेथड को पढ़ना है। तो पूरा एक इंपॉर्टेंट पूरा प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पर क्या है, जब हम राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट की बात करते हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग या राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया, इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी वाक्य जारी करने का अधिकार केवल वर्ड आ गया तो ये आपको अंडरलाइन होना चाहिए या फिर ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाएगा कि राष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार या फिर इस तरीके का एक स्टेटमेंट भी लाना केवल संसद के दोनों सदनों का अधिकार है। संसद यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर ही संसद पार्लियामेंट टर्म को कंप्लीट करता है। प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, उसके बिना संसद टर्म ही पूरा नहीं हो सकता। तो संसद का एक अभिन्न अंग जिसको संविधान में हटाया नहीं जा सकता। हम पद की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमें राष्ट्रपति के पद से व्यक्ति को हटाना है, तो वहां पर लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट या फिर वाक्य ला सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम राष्ट्रपति के महाभियोग की बात करते हैं तो इसके लिए हमने पूरा एक जो चार्ट है इसको पूरा एक तरीके से ऑथेंटिक तरीके से हमने जो इसको बनाया, तो यहाँ पर आप इसको देखो कि राष्ट्रपति के महाभियोग का जो मेथड है, यहाँ पर हमने फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस लिखकर पूरा जो चार्ट है इसको बनाने की कोशिश की। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी हमने पहले भी डिस्कस करी कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार, इस तरीके की बात करना, स्टेटमेंट लाना केवल संसद के सदनों का अधिकार है। अब राष्ट्रपति को पद से हटाने का जो स्टेटमेंट है ये संसद का कोई भी सदन पहले ला सकता है। अब आप कहीं पर भी खुद से चार्ट देखते हैं, चार्ट को बच्चे रट भी लेते हैं, यहाँ पे आपने लोकसभा लिख दिया, उधर
राज्यसभा, वो एक समझाने का मेथड हो गया, बट आप उसको दिमाग में से फिल नहीं कर सकते कि लोकसभा से पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा, राज्यसभा पे खत्म होगा, ऐसा नहीं होगा। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में केवल फर्स्ट हाउस और सेकेंड हाउस की टर्म को यूज किया गया, लोकसभा या राज्यसभा ऐसा टर्म नहीं लिखा। फिर भी हम इसको इस तरीके से हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना होता है, ठीक है। राष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार, इस तरीके का स्टेटमेंट लाना, पूरे प्रोसेस में भाग लेने का अधिकार संसद के दोनों सदनों का है। किसी भी राज्य, किसी भी यूनियन टेरिटरीज का कोई इसमें राइट या अधिकार नहीं होगा, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। अब यहाँ पर राष्ट्रपति को पद से हटाने का जो स्टेटमेंट है वो संसद का कोई भी सदन ला सकता है, लोकसभा भी पहले ला सकती है और राज्यसभा भी पहले ला सकती है। बिल्कुल इसको आप बिल्कुल क्लियर करके स्टेटमेंट को समझेंगे, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल लेते हैं तो हम यहाँ पर लोकसभा या राज्यसभा कुछ भी लिख सकते हैं। तो ऐसा हो जाता है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप खुद से रिवाइज करो तो दिमाग में पूरा चार्ट के थ्रू जो पढ़ते हैं तो सेट हो जाता है, ठीक है। वो नहीं करना है, आपको बिल्कुल क्लियर करना है। संसद का कोई भी सदन ये मेथड पहले स्टार्ट करा सकता है। अब हमने स्टार्ट किया, हमने एक एग्जांपल लिया कि भाई जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है वो सबसे पहले, सपोज या फिर एक एग्जांपल हो गया, मान लेते हैं कि ये मेथड स्टार्ट हुआ लोकसभा से। अब यहाँ पर फिर वही बात क्लियर कर दी, लोकसभा को आप यहाँ पर राज्यसभा भी लिख सकते हो। यहाँ पर हम जो भी हाउस पहले स्टार्ट करेगा उसको फर्स्ट हाउस से डिनोट करेंगे। अब संसद के जिस भी सदन में ऐसा कोई प्रस्ताव, ऐसा कोई स्टेटमेंट आएगा कि भारत के राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया, हालांकि जो राष्ट्रपति को संविधान में उल्लंघन या वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टर्म है, इसको भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन वहां पर सिंपल वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान के उल्लंघन को हम ये समझते हैं कि भारत में जो राष्ट्रपति के अधिकार हैं, जो उसको पूरे संवैधानिक राइट मिले, वहां पर राष्ट्रपति कहीं पर भी अपने अधिकारों का उल्लंघन करता है, कोई ऐसा काम करता है जिसमें संविधान का या उसके राइट का उल्लंघन होता है, तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। अब हमने माना कि राष्ट्रपति ने इस तरीके का कोई काम किया कि उसको पद से हटाने का स्टेटमेंट संसद के पहले सदन, हमने माना लोकसभा में लाया गया, ठीक है। अब यहाँ पर कि भाई जो लोकसभा या राज्यसभा भी हो सकता है, फर्स्ट हाउस इसको स्टेटमेंट में बोलेंगे, जो भी सदन ये प्रस्ताव पहले लाएगा तो उस सदन का, उस हाउस का जो चेयरमैन। अब यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया कि भाई फर्स्ट हाउस है लोकसभा, ठीक है। फिर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे आप राज्यसभा भी लिख सकते हो, कोई भी हाउस हो सकता है, ठीक है। संसद के जिस सदन से ऐसा कोई प्रस्ताव या ऐसा कोई स्टेटमेंट जारी होगा, इस तरह का कोई डिस्कशन स्टार्ट होगा कि भाई राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, उस हाउस का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ समझना होगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि अगर हम लोकसभा की बात कर रहे हैं तो जो भी सदन का पीठासीन अधिकारी यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो गया। अब यहाँ पर लोकसभा में स्पीकर एब्सेंट है तो फिर डेप्यूटी स्पीकर पूरा एक फंक्शन ही है वो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोकसभा को ले रहे हैं तो फिर इस हाउस का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो उस व्यक्ति, उस सांसद के बात से सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। हालांकि अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं है तो वो इसको डिले कर सकता है, डिस्कशन होगा, तो मतलब यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर का भी एक अपना रोल है, ठीक है। पूरा आप चार्ट समझने की कोशिश करिए। राष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार केवल संसद के दोनों सदनों का है और ऐसा कोई भी प्रस्ताव संसद का कोई भी सदन पहले ला सकता है। सपोज दैट पहले लोकसभा लाई तो जिस हाउस में प्रस्ताव पहले आएगा उस हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर सेटिस्फाई होना चाहिए। अब यहाँ पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ऐसे कोई बात को सदन में रेजोल्यूशन प्रस्ताव बनाने के लिए 1/4 की मेजॉरिटी से उसको पास कराएगा। टोटल मेंबर का उस हाउस के जितने सदस्य हैं उन सभी सदस्यों का 1/4 सदस्य सपोर्ट में होने चाहिए कि हाँ हम सेटिस्फाई हैं या फिर हम इस व्यक्ति की बात के साथ समर्थन करते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया, उसका वॉयलेशन ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पर एक तरीके से फंक्शन है और हमें उसको आगे लेकर जाना चाहिए, उस पर डिस्कस होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट हाउस जो होगा 1/4 की मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास कराएगा। ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन जब 1/4 की मेजॉरिटी जब उसको मिल जाएगी तब प्रस्ताव पारित हो जाएगा। अभी इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है, महाभियोग की प्रक्रिया है, वो स्टार्ट नहीं हुई। महाभियोग प्रक्रिया स्टार्ट करने के लिए राष्ट्रपति को यानी कि पद से हटाने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रस्ताव। और ऐसा कोई प्रस्ताव प्रिसाइडिंग ऑफिसर या किसी सदन के व्यक्ति दोनों की सलाह पर नहीं बनेगा।
किसी सदन के व्यक्ति ने भरी पूरी सदन में प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने कहा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर सदन में उपस्थित सभी सदस्यों में से 1/4 की मेजोरिटी लेगा, 1/4 समर्थन प्राप्त होगा, तब रेजोल्यूशन तैयार होगा। 1/4 समर्थन मिलने के बाद 1/4 की मेजोरिटी के बाद रेजोल्यूशन यानी कि इम्पीचमेंट का जो प्रस्ताव है वो लेटर हमारा जो है वो बन जाएगा और अब उसको 14 डेज बिफोर नोटिस को प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। यानी कि 1/4 की मेजोरिटी के बाद अब वही सदन, कोई भी सदन हो सकता है, सेम फंक्शन चलेगा, वह सदन राष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व जानकारी के साथ उस प्रस्ताव को देगा। अब 15वें दिन यानी कि 14 डेज के बाद यहाँ से आपका जो इम्पीचमेंट है, जो प्रेसिडेंट का महाभियोग है वो स्टार्ट होगा। ठीक, अब जिस हाउस ने इम्पीचमेंट लेटर तैयार किया, जिस हाउस ने प्रेसिडेंट को 14 डेज बिफोर नोटिस दिया, वही हाउस महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करेगा। महाभियोग की प्रक्रिया उसी हाउस से शुरू होगी और प्रक्रिया शुरू करने में अब वो हाउस डायरेक्ट टोटल मेंबर के, अपने सदन के उपस्थित सभी सदस्यों के जो टोटल मेंबर हैं उन सबकी 2/3 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास कराएगा। जब 2/3 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास हो जाएगा तब महाभियोग की प्रक्रिया एक सदन से समर्थन प्राप्त करके एक हाउस से उसको एक तरीके से जो प्रस्ताव है वो पारित हो गया। इम्पीचमेंट पूरा हम अभी पॉजिटिव में लेकर ही चलेंगे, जहां पर जो स्टेप रुकता है, जैसे 2/3 की मेजोरिटी ऑफ इम्पीचमेंट का पहला स्टेप था, जिस हाउस ने प्रस्ताव जारी किया वही हाउस अब 2/3 बहुमत से लेटर को पारित कराएगा अपने सदन में वोटिंग के द्वारा। जो स्टेप जहां पर रुकेगा वहीं पर महाभियोग रद्द हो जाता है। ठीक है, अब जब फर्स्ट हाउस का फंक्शन हो जाता है यानी कि इम्पीचमेंट का जो फर्स्ट स्टेप है ये कंप्लीट हो जाता है, तो अब फर्स्ट हाउस महाभियोग का जो लेटर है वो किसको दे देगा, प्रक्रिया चली जाएगी सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस राज्यसभा भी हो सकता है, सेकंड हाउस आपका लोकसभा भी हो सकता है। जब सेकंड हाउस में इम्पीचमेंट लेटर आएगा तो सेकंड हाउस अपने लेवल पर, अपने स्तर पर कराएगा पहले जांच। ठीक है, एक इंक्वायरी कमेटी बिठाएगा, जांच समिति बिठाएगा और उसकी जांच होगी। ऐसा नहीं है कि आप रट लो कि अब सेकंड हाउस में वोटिंग होगी 2/3 की, अब सेकंड हाउस कोई भी होगा। ठीक है, जब सेकंड हाउस में इम्पीचमेंट का लेटर जाएगा तो सेकंड हाउस अपने स्तर पर जांच समिति कराएगा, जिस जांच समिति में न्यायाधीश यानी कि यहाँ पर 3 जजों की एक बैठक बनेगी। ये जो 3 जज हैं ये सुप्रीम कोर्ट के भी हो सकते हैं, कोई प्रसिद्ध न्यायाधीश भी हो सकते हैं। 1+2 यानी कि 1 चीफ जस्टिस, 2 अदर सुप्रीम कोर्ट या फिर तीनों अदर जज, ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं है। इंक्वायरी कमेटी में यहाँ पर जज को रखा जाएगा। ठीक है, अब जब इंक्वायरी कमेटी होगी सेकंड हाउस में, अब हैव टू है प्रेसिडेंट के लिए। अब यहाँ पर हैव टू का मतलब भी आप थोड़ा सा इसको समझें। जब सेकंड हाउस में इम्पीचमेंट लेटर जाएगा और सेकंड हाउस अपने स्तर पर जांच समिति बनाएगा और जांच कराएगा राष्ट्रपति के महाभियोग की, अब भारत के राष्ट्रपति को क्वेश्चंस के लिए, प्रश्न के लिए, एक तरीके से पूरी बात की जो एक डिस्कशन है उसके लिए यहाँ पर अपनी उपस्थिति दायर करनी होगी और अब यहाँ पर उससे एक तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, भारत का राष्ट्रपति अब जांच समिति के सामने अगर चाहे तो अपने बिहाफ पे किसी और को भी भेज सकता है। आप यहाँ पर ऐसे नहीं कि प्रेसिडेंट हैव टू है यहाँ पर आंसरेबल के लिए उससे क्वेश्चंस किए जाएंगे। यहाँ पर राष्ट्रपति अपने बिहाफ में कुछ कहेगा, सेम वही जो उसको 14 डेज का टाइम दिया गया है ना। अब यहाँ पर राष्ट्रपति जो अपने लेवल, अपनी जो चीजों को यहाँ पर क्लियर करेगा तो वो अपने बिहाफ पर किसी और को भी भेज सकता है। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति को एक आप करेंगे अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। इंक्वायरी कमेटी में अगर राष्ट्रपति को दोषी पाया गया तो इम्पीचमेंट प्रोसेस आगे जाएगा। अगर यहाँ पर राष्ट्रपति को निर्दोषी पाया जांच समिति ने तो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया रद्द हो जाएगी। सेम वही जो अभी हमने पहले डिस्कस किया। इम्पीचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूरा आप जो मैथड देख रहे हो, जो स्टेप जहाँ पर रुकेगा वहीं पर महाभियोग रद्द हो जाएगा। हालांकि अगर 1/4 की मेजोरिटी नहीं मिली, ये वाली जो फंक्शन है, तो यहाँ पर आप ये नहीं बोलेंगे इम्पीचमेंट रद्द हो गया। इम्पीचमेंट जो स्टार्ट है वो जो प्रेसिडेंट को 14 डेज बिफोर नोटिस मिलेगा उसके बाद ही महाभियोग की प्रक्रिया है। ये महाभियोग की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, ये महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो बनाने का एक मैथड है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ऐसा एक क्वेश्चन पास्ट में भी है।
अब यहाँ पर जांच समिति ने राष्ट्रपति को दोषी पाया तो इसके बाद स्टेप आगे चलेगा और अब सेकंड हाउस अपने हाउस में महाभियोग का जो प्रस्ताव है उसको 2/3 की मेजोरिटी से पास कराएगा। सेम वही मेजोरिटी जो फर्स्ट हाउस की थी। द्वितीय सदन में सेकंड हाउस में भी अगर 2/3 की मेजोरिटी राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट लेटर को मिल जाती है तो फिर महाभियोग जो राष्ट्रपति पर प्रक्रिया चल रही है, जो उस पर एक तरीके के सभी चार्जेस लगे हैं वो सब पारित हो जाते हैं और महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो पारित हो गया। जिस तिथि से महाभियोग का प्रस्ताव कंप्लीट सेकंड हाउस में हो जाता है उसी तिथि से उसी समय से भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। ये है आपका पूरा राष्ट्रपति का महाभियोग। ठीक है, जब आप चीजों को डिस्कस करोगे तो कुछ ऐसे डाउट निकलते हैं। सेम जैसे प्रेसिडेंट को जब हम ओथ की बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति को पद पर शपथ दिलाने का जो अधिकार है वो हमारे सीजीआई का है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये लेटर भी लास्ट में सीजीआई ही अनाउंस करते हैं। ये है हमारा पूरा राष्ट्रपति का अभी जो हमारा आज का टॉपिक था प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, ये क्लास स्पेशली जो मैंने जिस पर्पज से इसको रखा है वो एनडीए और सीडीएस के एग्जाम से। ठीक है, इसके अलावा आपको किसी अलग टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस टॉपिक में भी आपके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है, वो भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो भी हम प्रेसिडेंट का जो हमने इलेक्शन मैथड भी समझा है उसकी भी हम